साथियों नमस्कार। तो आज हम कक्षा 8 के जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जो है वीडियो की लिंक जो है शेयर कर दो, है ना। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है परिमेय संख्या के योग के लिए योग्य तत्समक है। यहाँ योग्य की जगह योज्य आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो दो प्रश्न आपके पास में आ सकते हैं। एक तो आपको योज्य तत्समक पूछ सकता है, एक तो होता है योज्य तत्समक। ठीक है, तो योज्य तत्समक होता है 0। परिमेय संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है 0। और गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक वो क्या होता है, वो होता है 1। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो योज्य तत्समक क्या होगा 0 होगा, तो ए हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। फिर देखो सेकंड प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक है, यानी मेरे पास दो नंबर है और उन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो उनका योग 95 आता है। यदि एक संख्या 87 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो मान लो दूसरी संख्या हमारे पास x हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या x हो गई और एक संख्या हमारे पास है 87। इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है 95 मिलता है। ठीक है, अब 87 को उस साइड में भेजेंगे तो x बराबर 95 माइनस 87। तो 95 में से जब हम 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 8, है ना। तो x हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसके लिए साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती है। तो परिमेय संख्या जो है भाग के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, योग के लिए परिमेय संख्या साहचर्य होती है, गुणन के लिए परिमेय संख्या साहचर्य होती है, लेकिन भाग के लिए परिमेय संख्या जो है साहचर्य नहीं होती है। तो डी यहाँ हमारा सही उत्तर होगा। फोर्थ है, किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्षों आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है। यानी अगर मेरे पास एक चतुर्भुज है ना, कोई भी एक बहुभुज है, मान लो चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें आसन्न कौन कौन से है, ये वाले आसन्न कौन है, पड़ोसी जो होते हैं वो आसन्न कौन होते हैं। अब ये कह रहा है आसन्न कौन छोड़ दूं, मान लो ये कौन मैं ले रहा हूँ और ये आसन्न कौन हो गया इसका, इसको मुझे छोड़ना है। अब जो कौन बचा, कौन सा बचा, ये वाला बचा है, ये भी इसका आसन्न कौन है। ठीक है, इसका ये भी आसन्न कौन है और ये भी आसन्न कौन है, तो ये इसका आसन्न कौन नहीं है। और जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, विकर्ण मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकर्ण। अगला प्रश्न है पांचवा, एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम बताओ। ठीक है, तो देखो प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो बट्टे में आएगा। ठीक है, बट्टे के जो नीचे है हमें कुल परिणाम लिखने हैं। तो एक पासे में कुल परिणाम कितने होते हैं 6, और अभाज्य संख्या तो 1 2 3 4 5 6 में अभाज्य कौन कौन है, 2 3 और 5, ये अभाज्य होते हैं। तो कितने नंबर है ये, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पर हमें जो है उत्तर नहीं पूछा, इसने ये पूछा है तब एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या वाले परिणाम कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा 3। समझ गए, यहाँ पर सी हमारा सही उत्तर होगा। इसने उत्तर नहीं पूछा, इसने वो परिणाम कितने होंगे वो पूछा, तो परिणाम इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, कौन कौन से, 2 3 और 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या स्थित है। ठीक है, तो देखो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका खुद का पहाड़ा होता है और वो किसी दूसरों के पहाड़े में नहीं आते, एक को छोड़कर, है ना। तो देखो 2 अभाज्य संख्या बता रहा हूँ, 2 3 5 7। ठीक है, और फिर 1 और 9 के मध्य पूछिए, तो 1 और 9 के मध्य कितनी आई, 1 2 3 और 4 आई है ना। तो डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, है ना। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो देखो हमने 0 का नियम पढ़ रखा है, घन के लिए कितने जोड़े चाहिए, 3 जोड़े चाहिए, है ना। तो एक पूर्ण घन में हमेशा 3 0 होंगे,
पीछे पीछे कितने संख्या के पीछे कितने जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे या फिर 6 जीरो होंगे, है ना। यानी 3 के गुणज में जो जीरो होते हैं वो होने चाहिए। तो देखो यहाँ इसके पीछे 1 जीरो है, ये नहीं होगा। इसके पीछे 2 जीरो नहीं होगा। इसके पीछे कितने जीरो, 3 जीरो, इसलिए सी हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन इसमें कितने जीरो, 1 2 3 4, इसलिए ये भी नहीं होगा। या तो 3 जीरो हो, या 6 जीरो हो, या 9 जीरो हो, है ना। समझ गए। चलो अगला प्रश्न देखो। रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 714 रुपये में बेची जाती है, बट्टा कितना है। तो यहाँ पर बट्टे का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस जितने में वो बेची गई विक्रय मूल्य, उसमें से इसको घटा लो। यानी 840 में से मुझे 714 को घटाना है, जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा, बट्टा होगा। तो यहाँ पर हम 840 में से क्या घटा देते हैं, 714 को घटा देते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, फिर 3 में से 1 गया 2, और 8 में से 7 गया 1। तो यहाँ पर 126 रुपये जो है हमारा बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 9, बीजीय व्यंजक ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो देखो लगातार मॉडल पेपर में सारे बीजीय व्यंजक के फॉर्मूले बता रहा हूँ, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है यानी इसकी जो सर्वसमीका होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ इसकी जो सर्वसमीका है वो क्या होगी, सी होगी। ये हमारा उत्तर होगा। वैसे तो प्रश्न पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन प्रश्न यही होगा कि हमें इसकी सर्वसमीका बतानी है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, -4 पर घात 5 है गुणा -4 पर घात 5 है और इसका मान मुझे बताना है। तो देखो मैंने कहा जब आधार समान हो तो हमें, और वो दोनों गुणे में हो तो हमें घात को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, घात को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इन दोनों का आधार कितना है, -4, तो ये -4 होगा। और जो ऊपर इन दोनों की घात है उनको हमें जोड़ना है। तो 5 और 5 कितनी हो जाएगी, 10। तो उत्तर हो जाएगा -4 की घात 10। तो ये कहाँ दिखेगा, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 2y में 22xy का सार्वगुणनखंड होगा। सार्वगुणनखंड का मतलब है कि ऐसा गुणनखंड हमें बताना है जो इसको भी पूरा पूरा विभाजित करे और इसको भी पूरा पूरा विभाजित करे। तो देखो 2y में अगर मैं 2y का भाग दूँ तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और 22xy में भी मैं 2y का भाग दूँ, ठीक है, तो अभी ये भाग देखो 2 का भाग तो 11 बार जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी उत्तर हमारा क्या आएगा, 11x। ठीक है, यानी 2y इसके लिए भी कॉमन है और 2y इसके लिए भी कॉमन है। तो हमारा जो इसका सार्वगुणनखंड होगा वो क्या होगा, 2y हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या करो, इसके गुणनखंड कर लो। जैसे 2y है तो 2y के और ज़्यादा गुणनखंड मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो 22xy है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ देखो 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, y इसमें है, इसमें भी है। तो इसका जो सार्वगुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है संख्या दी हुई है और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोष्टक होना चाहिए, और इसका मान जो है वो हमें बताना है। यानी 4.9 और उस पर घात 2 दी हुई है। तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, इसका उत्तर आता है या नहीं आता है। सॉरी, देखो यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया है 4.9 की घात 2, तो घात 2 का मतलब होता है 4.9 का गुणा 4.9 से गुणा करो, 9 9 81 हासिल के 8, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 36 कितना हो जाएगा, 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा, 80, 80 का 0 हासिल का 8, 4 चौक 16, 16 और 8, ठीक है, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी 2 अंक छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। ये 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट आएगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 24.01, है ना। तो यहाँ बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्योत्तर है, तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित है। शून्योत्तर का मतलब शून्य से मुक्त, यानी वो शून्य नहीं हो सकता। तो हमने ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा तो देखो ये हमारी x अक्ष हो गई और ये y अक्ष हो गई।
अब जो बिंदु है वो x पर तो शून्य पर है, यानी कि x आपका यहाँ पर ये 0 हो गया, यानी वो यहाँ पर x पर स्थित है। और y पर या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, लेकिन 0 पर नहीं हो सकता। तो या तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा, यानी जो वो पॉइंट हमें मिलेगा ना वो y अक्ष पर मिलेगा, है ना। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, y अक्ष पर स्थित होगा, इसलिए बी हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु 4,5 में x निर्देशांक है। तो देखो जो हम निर्देशांक लिखते हैं 4,5 में, तो आगे वाला जो निर्देशांक है वो हमेशा x का होता है और पीछे वाला जो निर्देशांक है वो हमेशा y का होता है ना। तो यहाँ हमारा x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो इसके इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। देखो 5 का पहाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20। तो हर बार पीछे जो इकाई अंक है वो 5 या 0 आ रहा है। तो 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई अंक 0 या 5 होगा तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 2, हमें खाली जगह करनी है। तो यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, संख्या 5 के व्युत्क्रम, ये संख्या है ऐसा होगा। तो संख्या 5 का जो व्युत्क्रम होता है, यानी 5 का जो उल्टा है वो क्या होता है, जैसे 5 का मतलब होता है 5/1, है ना। तो जब इसका मैं व्युत्क्रम करूंगा तो ये हो जाएगा 1/5। तो 5 का जो व्युत्क्रम है वो होता है 1/5, 1/5। अगला प्रश्न है, आयताकार परिमाप 18 सेंटीमीटर है, यानी कोई आयताकार आयत आकार का है और उसका परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी। तो इसको हम बिना सूत्र से भी कर सकते हैं। देखो परिमाप क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ, ये आयत है, ठीक है। इसकी जो परिमाप है यानी चारों ओर की जो लंबाई, ये आपकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो पूरा परिमाप कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है उसकी चौड़ाई हमें दे दी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर ये चौड़ाई 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, तो 4 और 4 कितनी सेंटीमीटर हो गई, 8 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई हो गई। अब मुझे लंबाई निकालनी है, तो कुल 18 सेंटीमीटर है, 18 में से 8 को निकाल दो तो कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 सेंटीमीटर आएगा। सॉरी दिख नहीं रहा था, है ना, वापस समझा देता हूँ। देखो हमें चौड़ाई दी हुई है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब हमें 18 यानी इसकी पूरा जो माप है वो कितना दिया, 18, परिमाप बोलते हैं इसको, 18 दिया। तो 4 और 4 8, तो ये हो गया कौन, चौड़ाई हो गई 8 सेंटीमीटर। तो 18 में से 8 घटाया कितना आया, 10। इसका मतलब इसकी जो लंबाई है वो टोटल 10 है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, समझ आया। तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आप सूत्र से भी कर सकते हो। सूत्र से कैसे, कि भाई परिमाप हमें पता होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये परिमाप हमें कितना दिया, 18 सेंटीमीटर दिया। तो 2 कोष्टक लंबाई हमें ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, बराबर 18। तो यहाँ 2 गुणे में है, उधर भेजूंगा, तो L + 4 बराबर 18/2 हो जाएगा। भाग देंगे कितना बचेगा, 9। तो L + 4 बराबर कितना आया, 9। अब 4 को उधर भेजेंगे तो L बराबर 9 - 4, तो हमारा L कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल खाली जगह है तो आप सीधा कर सकते हो इसको। अब अगला प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल गेंद व 5 काली गेंद रखी हुई है, तो थैले से यादृच्छिक हरी गेंद निकालने की घटना होगी। तो देखो पहले तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है कि प्रायिकता का उत्तर हमेशा बट्टे में आता है, बट्टे के नीचे हमेशा कुल नंबर आता है, और बट्टे के ऊपर जो हमें प्रश्न में पूछा है वो आता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ पर कुल गेंदें कितनी है, देखो 4 और 5 9, ठीक है, तो टोटल 9 गेंदें हैं। टोटल 9 कहाँ है, देखो वापस ध्यान से पढ़ो प्रश्न। एक थैले में 4 लाल गेंद व 5 काली गेंद है, थैले में यादृच्छिक हरी गेंद निकालने की घटना होगी। तो हमें तो यहाँ हरी गेंद तो दी ही नहीं, यहाँ हरी गेंद का पूछ रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न गलत होगा, ठीक है।
ये हरी की जगह या तो आपको लाल पूछेगा या काली पूछेगा। एक बार इस प्रश्न में मान लो यहाँ पर काली गेंद पूछ लेता आपको, ठीक है, अगर मान लो काली गेंद पूछ लेता है तो उत्तर क्या होगा तो बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कुल गेंदें कितनी है, तो 4 और 5 9, तो बट्टे के नीचे आ जाता 9। अब कौन सी गेंद निकाल रहे हैं हम, काली गेंद, तो काली गेंद कितनी है 5, तो ऊपर आ जाता 5, तब हमारा उत्तर होता 5/9, ठीक है। तो यहाँ हरी की जगह काली गेंद आएगी, इसका ध्यान रखना, या लाल गेंद, दोनों में से कुछ और आएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और साथ में मैं ये जितने भी मॉडल पेपर है वो पूरे प्ले लिस्ट में डाल रहा हूँ। तो यहाँ आई बटन जब आपको मिले तो आई बटन पर क्लिक करना, आपको इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें वो तीनों पूर्णांक बताने हैं कि क्या होंगे। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, ठीक है, अच्छे से समझना। तो यहाँ हमें 3 पूर्णांक दिए हुए, ठीक है। तो माना प्रथम पूर्णांक या प्रथम संख्या जो है हमारी क्या हो जाएगी x। लगातार पूर्णांक का मतलब जैसे यहाँ 1 2 3, ये 3 मैंने पूर्णांक लिए, ठीक है। तो अगर पहला पूर्णांक 1 है, दूसरा पूर्णांक 2 है और तीसरा पूर्णांक 3 है, तो इन तीनों की जोड़ कितनी आती है, 3 2 5 और 1 6 आती है। लेकिन हमें वो पूर्णांक ऐसे ढूंढने हैं जिनकी जोड़ कितनी आनी चाहिए, 51 आनी चाहिए। तो अब क्या करें, तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं। मान लो पहला पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा कि भाई एक में मैं क्या जोड़ूं, मुझे 2 मिलेगा, आप कहोगे 1, तो दूसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक अगर x होगा तो दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1, है ना, तभी तो 2 मिलेगा। और तीसरा पूर्णांक मुझे कैसे मिलेगा, देखो यहाँ 1 है और यहाँ सीधा कितना है 3, यानी एक में मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। यानी पहला पूर्णांक x है, तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ूँ तो मुझे तीसरा पूर्णांक मिल जाएगा, है ना। तो माना प्रथम पूर्णांक x है, तो द्वितीय पूर्णांक क्या हो जाएगा, द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, द्वितीय संख्या बराबर x + 1, और तृतीय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x + 2। अब प्रश्न जो कह रहा है वो हमें करना है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूँ, x प्लस दूसरी संख्या है x + 1 प्लस तीसरी संख्या है x + 2, तो इन सब की जोड़ कितनी आती है, 51। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट का यहाँ पर कोई काम नहीं है ना। तो x + 1 प्लस x + 2 = 51। कितने x है, 1 2 और 3, तो x जुड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और 1 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा 51। ऐसी समीकरण हमने सॉल्व की है, 3 उधर जाएगा, तो 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर 51 में से 3 गया 48, है ना। चलो अब यहाँ 3 गुणे में है, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 48/3 हो जाएगा। भाग देंगे कि देखो 3 एकम 3 और पीछे बचा 1 और 3 छंग 18, यानी x मुझे कितना मिलेगा, 16। तो यहाँ पर पहला नंबर हमारा 16 हो गया, तो दूसरा नंबर 17 होगा और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 18, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 लगातार जो पूर्णांक है वो क्या होंगे, यहाँ लिखना है आपको 3 लगातार पूर्णांक बराबर 16 17 और 18। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको 51 मिलेगा, है ना। देखो जोड़ो, 6 और 6 12 और 1 13, 3 और 8 कितने हो जाएंगे, 11, 11 का 1, हासिल का 1, और 1 2 3, 3 और 1 हासिल के 2 होंगे, है ना, तो 21 होगा, तो 51 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा उत्तर आ गया। तो आपको भी अगर ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा है ना, तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर लो। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। मान लो अगर आपने लाइक कर दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे वीडियो देखने वाले साथी होंगे उन्होंने लाइक नहीं किया है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो बहुत सरल प्रश्न है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक बाह्य कोण। तो देखो एक मान लो आपके पास समबाहुभुज है, समबाहुभुज यानी जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, और
उसके प्रत्येक कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो उसकी जोड़ कितनी आती है, 360 डिग्री। ये सूत्र है हमारा, है ना। लेकिन जब आपको समबाहुभुज दे रखा हो तो समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का योग जो होता है उसका सूत्र होता है, देखो, समबाहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर 360 डिग्री बट्टा n। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ n है भुजाओं की संख्या। अब देखो हमें प्रत्येक कोण दे रखा है, प्रत्येक कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 360 बट्टे n। अब n यहाँ भाग में है तो इधर गुणे में चला जाएगा और ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। तो यहाँ n यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ 360 बट्टे 45 नीचे आ जाएगा। अब भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ भाग जाएगा 8 बार, है ना। जब 360 में 45 का भाग दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। निम्न कथन को परिभाषा द्वारा पूरा कीजिए। ये AD जो है वो किसके बराबर होगा, AD कहाँ है, ये वाला है। और ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो यहाँ कारण लिख सकते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो AD यहाँ BC के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो कोण DAB कहाँ है, DAB यानी ये पूरा कोण, और कोण CDA ये वाला कोण। ठीक है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 डिग्री आएगी। यहाँ मैं 180 डिग्री कर देता हूँ। ठीक है, 180 डिग्री आएगी। यहाँ पर खाली जगह है, खाली जगह में आपको 180 डिग्री लिखना है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जब आसन कोणों को जोड़ते हैं तो आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है ना। जैसे ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ 180 आएगी। ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी जोड़ 180 आएगी। इन दोनों कोणों की जोड़ 180 आएगी। तो जो ये पास वाले कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, उनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अब देखो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है तो हरे त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है एक तो 3 हरे त्रिज्याखंड। हरे त्रिज्याखंड कितने हैं, हरे त्रिज्याखंड हमारे पास 3 है। नीले त्रिज्याखंड वो हमारे पास 1 है और लाल त्रिज्याखंड भी 1 है। लाल त्रिज्याखंड वो भी हमारे पास 1 है। तो अब बताओ कुल त्रिज्याखंड कितने हैं। तो कुल त्रिज्याखंड हो जाएंगे 3, 4 और 1 5। ये 5 कुल त्रिज्याखंड हो जाएंगे। ठीक है। अब प्रायिकता का यहाँ सूत्र लिखना है हमें। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो यहाँ बताओ अनुकूल परिणाम, पहले तो बताओ कुल परिणाम कितना है, कुल आया 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा। और अनुकूल परिणाम प्रश्न में हमें किसका पूछा, हमें पूछा है हरा त्रिज्याखंड। तो हरा त्रिज्याखंड यहाँ पर कितना है, 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप ये 2 लाइनें भी लिख सकते थे, सीधी लिख सकते थे। ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है निम्न संख्या का वर्ग कीजिए। तो वर्ग आपको पता है उस संख्या का उसी से गुणा। तो यहाँ पर पहला है आपके 86 का वर्ग करना है। तो वर्ग का मतलब होता है 86 का गुणा 86 से। तो गुणा करो, देखो 6 छंग 36, हासिल के 3 और 8 छंग 48 और 48 कितना हो जाएगा 96, छिन्नू है ना। और इसमें हमें 3 जोड़ना है। तो 96 और 3 कितना हो गया 99। तो 99 का 9 और हासिल का हो जाएगा हमारे पास में 9। 8 8 64 और 9 कितना हो जाएगा
तो 64 और 9 हो जाएगा 73। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसका आंसर आ गया। अब इसमें सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है 93। इसका भी वर्ग करते हैं 93 का। ठीक है, तो 3 3 9, फिर गुणा करो, सीधा कर रहा हूँ है ना गुणा में, 27। 27 और 27 कितना हो जाएगा, 54। 54 का 4, हासिल के 5, फिर 99 81, 81 और 5 हो जाएगा 86। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो जब भी आपको पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन ये चीज़ें पूछे तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर 243 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैं 243 के जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ देखो, 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम है। तो 3 का भाग देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी 3 का भाग जाएगा, भाग देंगे तो 7 त्रिया 21, 8 त्रिया 24, फिर 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जाएगा 3 दूनी 6 और 7 त्रिया 21, फिर 3 का भाग जाएगा 3 नम 27, फिर 3 का भाग 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3 हो गया यहाँ पर। अब देखो हमें क्या करना, 3 3 के जोड़े बनाना। तो ये एक 3 का जोड़ा बना, लेकिन ये एक 3 का जोड़ा नहीं बना। तो ये एक 3 का जोड़ा कब बनेगा, जब मैं इसमें एक 3 का और गुणा करूँगा, है ना। तो यहाँ हमारा प्रश्न कह रहा था कि 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए वह छोटी संख्या कौन सी जिसे इसको हमें गुणा करना पड़ेगा। तो वह संख्या है 3। यहाँ लिखेंगे 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए हमें इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन गया लेकिन 3 का दूसरा जोड़ा नहीं बना। तो 3 का दूसरा जोड़ा बनाने के लिए कम से कम एक 3 और मुझे चाहिए। तो इस संख्या को मुझे 3 से और गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ भी 3 हमें मिल जाएगा। समझ गए? तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। प्रश्न संख्या 9 है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपये 600 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास कुल शुरू में कितने रुपए थे, है ना। तो मान लो उसके पास x रुपए और उसने इसका कितना खर्च कर दिया, उसने उसका 75% खर्च कर दिया। तो 75% उसने खर्च कर लिया, फिर भी उसके पास कितने बच गए, 600 रुपये बच गए। अब पहले का की जगह आएगा गुणे का निशान, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 और ये हो जाएगा 600। अब देखो यहाँ पर इसको हम 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 25 त्रिया 75 और 25 चौके 100। तो ये आया 3x/4, 3 का x से गुणा हो गया, 3x/4 बराबर 600। अब हमें x चाहिए तो 4 उधर जाएगा, भाग में है उधर गुणे में जाएगा, तो 600 गुणे 4 हो जाएगा बटे, ये गुणे में है नीचे आएगा भाग में। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 200 × 4। तो 200 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800, 4 दूनी 8 और ये 2 0, यानी उसके पास पहले कितने रुपए थे, 800 रुपए थे। अब देखो प्रश्न संख्या 10, गुणनखंड ज्ञात कीजिए जबकि ये खुद गुणनखंड में है, पहले से गुणनखंड में है, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न ही हमारा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्न संख्याओं का मानक रूप ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें मानक रूप में बदलना है। तो इसमें 2 प्रश्न है। तो देखो पहले में क्या करना है हमको, पहला प्रश्न है 0 पॉइंट, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 तो जीरो हो गए, 1 2 3 4 और पीछे कितना है 35, और इसे हमें मानक रूप में बदलना है। ठीक है, यानी हमें पॉइंट हटाना है, और पॉइंट हटा के कहाँ लाना है, यहाँ पर लाना है। तो मैं आपको इसका सीधा तरीका बता देता हूँ। तो जब ये पॉइंट हम इस तरफ भेजेंगे, ठीक है,
तो 10 की घात हमें लगानी है माइनस में, और इस पॉइंट को हमें सीधा यहाँ 3 और 5 के बीच में लाना है। तो कितने कदम हमने इसको जंप कराया, 1 2 3 4 5, 5 कदम जंप कराया। तो जब ये पॉइंट इधर आएगा तो यहाँ से ये 0 हट जाएंगे और इधर क्या बचेगा, 35 बचेगा। और 35 में ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, 3 और 5 के बीच में यहाँ आ रहा है। तो जब ऐसा करेंगे तो हमें इसमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसका, 10 का। और 10 की कौन सी घात का, हमने इसको कितने कदम यहाँ लाया, 5 कदम, ठीक है, इस साइड में भेजा। तो यहाँ माइनस की घात लगानी है आपको, माइनस की कितनी घात लगानी है, 5। बस ये सीधा उत्तर हो गया आपके। यानी आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट को मुझे यहाँ पर 3 और 5 के बीच में भेजना है। तो ये कितने कदम जा रहा है, 5 कदम जा रहा है। तो 10 की आपको 5 -5 घात है ना, इससे इसको गुणा करा देना है, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा भी इसके जैसा ही है। दूसरा है 405 और फिर उसके बाद है 40। अब मेरे ख्याल से यहाँ पॉइंट हमें कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो या तो ये प्रश्न गलत है या फिर कहीं ना कहीं पॉइंट होगा और इसने लिखा नहीं होगा। तो चलो हम बिना पॉइंट के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, देखो ये 405 है, ठीक है, और यहाँ कितने जीरो है, 4 जीरो। तो इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये प्लस के होंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं पॉइंट हमें नहीं दिखा है ना, तो ये 10 की घात 4 हो जाएगी। अब मुझे पॉइंट लगाना है, और पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ 4 और 0 के बीच में लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। भाई 405 में पॉइंट यहाँ लाना है, तो यहाँ पॉइंट कब आएगा, जब मैं 100 का भाग लगाऊंगा, है ना। तो यहाँ मैं 100 का भाग कब लगा सकता हूँ, जब मैं 100 का भाग दूँ और 100 का गुणा करूँ। तो 100 से 100 कटेगा तो वापस मुझे यही संख्या मिलेगी, लेकिन ऐसा मैं कर सकता हूँ, है ना। तो 405 में यहाँ जब मैं 100 का भाग दूंगा तो यहाँ 4.05 हो जाएगा, गुणा यहाँ 10 की घात 4 है और 2 जीरो और आ जाएंगे इसके पास में, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हमारा ये उत्तर सही है, समझ गए। तो यहाँ इन दोनों की ये उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तो देखो हमने चतुर्थांश पढ़ रखे हैं, ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है। तो देखो ये प्लस के नंबर होते हैं, यहाँ पर भी सारे प्लस के नंबर, यहाँ इधर माइनस के नंबर होते हैं और इधर माइनस के। तो यहाँ पर सारे दोनों प्लस प्लस के नंबर आएंगे। इधर पहले एक्स का आता है ना, तो पहले माइनस का नंबर आएगा फिर प्लस का नंबर। इधर पहले माइनस आता है तो पहला माइनस नंबर होगा, दूसरा भी माइनस होगा। इधर पहले एक्स आता है तो पहले प्लस नंबर आएगा फिर माइनस। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बताओ ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के किस में आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। तो आप यहाँ पहले का लिखना है, यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। फिर दूसरा देखो दोनों माइनस है, और दोनों माइनस किस में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे चतुर्थांश में। तो ये कहाँ स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, 24x 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न हमारे जो है पहले वाले मॉडल पेपर में भी आया था। तो देखो यहाँ इसको कैसे करना है, प्रश्न संख्या है 13। 24x किसका गुणज है, 3 का, ठीक है, 3 का गुणज। और 3 का भाजकता का नियम होता है कि जो हमें नंबर दिया है उनको जोड़ने पर हमें 3 का पहाड़ा मिलेगा। यानी 2 + 4 + x को जोड़ने पर हमें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, इनमें से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम 3, 6, 9, 12, ये 15 कुछ भी मिल सकता है ना, इसमें से मिलेगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4 और 2 कितना होता है, 6 + x। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ 6 है तो इस साइड में हमें 6 या 6 से ज़्यादा लेना है। तो यहाँ 3 तो हम नहीं लेंगे, तो 6 ले सकते हैं, ठीक है। एक समीकरण ये हो गई। फिर 6 + x, 6 + x बराबर 6 हो गया। एक बार हम 9 ले सकते हैं तो भी हमें एक अंक ही मिलेगा, ठीक है। एक बार हम 6 + x बराबर 12 लेंगे तो भी हमें एक ही अंक मिलेगा। तो एक बार इनको सॉल्व करते हैं फिर आगे करेंगे। तो देखो 6 उधर गया तो x बराबर 6 में से 6 गए, 6 - 6, x बराबर क्या मिलेगा, 0, 0 एक अंक है। फिर x बराबर 9 - 6, 9 उधर जाएगा तो x बराबर मुझे कितना मिलेगा, 3, ये भी एक अंक है। ये उधर जाएगा, x बराबर 12 - 6, तो x बराबर मुझे 6 मिलेगा, तो ये भी एक अंक है। इसको एक बार और करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो एक समीकरण और करते हैं कि भाई 6 + x बराबर 12 की जगह कितना ले लो, 15। तो अब कितना अंक मिलता है, तो x बराबर 15 - 6,
तो x बराबर 15 में से 6 गए, कितने बचे? 9। ठीक है, तो ये एक हमें और मिलेगा। तो यहाँ इसके x के कितने उत्तर हो जाएंगे? 3 उत्तर हो जाएंगे। x के क्या उत्तर होंगे? 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, ये सारे इसके उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो यहाँ हमें क्या करना है? 6/13 को किससे गुणा करना है? इसके उल्टे से, -7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो 16 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा और 16/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और ये हो गया 6/13 इंटू 16/7। ऊपर नीचे कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ देखो 16 छंग 96 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 16 छंग 96 और 13 7 91। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है और 3 नंबर का है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्गों में दी गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो अब इस आलेख को देखना है और इसके हमें उत्तर बताने हैं कि उत्तर क्या होगा। तो 2002 में कितनी बिक्री थी? तो यहाँ 2002 में देखो, यहाँ पर 2 के बाद ये सीधा कितना आ गया? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, तो बिक्री कितनी हुई भाई? यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किस में है? करोड़ों में होनी चाहिए। देखो ये एक तो इसने ग्राफ सही नहीं बनाया। मान लो ये बिक्री करोड़ों में हो रही है। ठीक है, अब करोड़ों में हो रही है तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो पहले का उत्तर हो गया कि 2002 में कितनी बिक्री थी, तो यहाँ 5 करोड़ उत्तर आ जाएगा अगर करोड़ों में है तो, है ना, क्योंकि इसने ठीक से प्रश्न नहीं बनाया। दूसरा प्रश्न है वर्ष 2002 तथा 2006 में बिक्रियों का अंतर कितना था? तो 2002 में तो अपने 5 करोड़ है और 2006 यहाँ पर है और यहाँ पर यह शायद 12 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो 12 में से 5 को घटाएंगे, 12 - 5, तो 12 में से 5 गया, 7 करोड़ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 करोड़। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 7 करोड़, ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा, किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था? ऐसा कौन सा अंतराल है जिसमें बिक्रियों का अंतर जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो देखो सबसे बड़ा उछाल जो है वो 2006 में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? 12 तक, है ना। तो 2006 अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, तो हमारा उत्तर यहाँ आ जाएगा 2006। बस आपको इतना ही बताना है, 2006 अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 16 है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर है। ठीक है, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल, जब भी ऐसे प्रश्न आए आप सूत्र लगाओ बस। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, और सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा। लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पहले ये नंबर हमें लिखना पड़ेगा, 441। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया? 441। अब जब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो बराबर के इस साइड में नीचे हमें उसका सूत्र लिखना है। और सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा भुजा इंटू भुजा। भुजा इंटू भुजा का मतलब भुजा की घात 2, भुजा की घात 2 बराबर 441। अब ये वर्ग का निशान है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? भुजा बराबर 441 का वर्गमूल। अब 441 का वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 7 तिया 21। ठीक है, वापस 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 3 नम 27। इसमें अब 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, 7 7 एकम 7। 3 का एक जोड़ा बना। देखो यहाँ पर हमें भुजा ज्ञात करनी है ना, तो देखो 441 के हमने जब अभाज्य गुणनखंड करे तो क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब ये वर्गमूल से बाहर कब आएगा? जब इसका जोड़ा बनेगा। तो 3 का एक जोड़ा बना, 3 बाहर आ गया, 7 का एक जोड़ा बना, 7 बाहर आ गया। तो जो भुजा है वो कितनी आएगी? 7 त्रिया 21। और ये क्या था? सेंटीमीटर था, है ना, मीटर था। तो हमारा उत्तर भी किस में आएगा? मीटर में। तो जो भुजा होगी वो आएगी 21 मीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न 17 है
आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा प्रश्न पहले भी मैंने कराया था आपको मॉडल पेपर में। तो यहाँ हमें देखो सबसे पहले एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो पहले किसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक z बन रहा है, देखो ऐसे ये z बन रहा है। और जब z बनता है समांतर चतुर्भुज में हो, z बनता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये z के अंदर वाला ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले हम y बराबर z 40 लिख सकते हैं। अब y 40 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ एकांतर कोण बन रहा है। कौन सा कोण, एकांतर कोण। बस आपको यही उत्तर लिखना है, एकांतर कोण। जब z बनता है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ z बन रहा है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसी को हम एकांतर कोण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ y का मान तो आ गया। अब क्या हम z का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो देखो z का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी ये तो z बन गया, लेकिन z के अलावा ये कोण और ये कोण, इनको हम संगत कोण कहते हैं, यानी एक जैसे दिखने वाले कोण। तो ये दोनों कोण एक जैसे हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ आपको संगत कोण देखो, एक तो ये 70 डिग्री और ये दोनों संगत कोण है। यानी ये पूरा क्या है, 40 प्लस जेड है, यानी 40 प्लस जेड ये पूरा किसके बराबर है, इस 70 के बराबर है। इसी को हम क्या कहेंगे, संगत कोण के कारण ऐसा हुआ, संगत कोण के कारण, ठीक है। अब जेड ज्ञात करना है तो 40 को उधर भेज दो, तो 70 में से 40 गया, जेड कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। जेड मिल गया 30 डिग्री। अब एक्स कैसे निकलेगा, आप देखो जेड हमें 30 डिग्री मिल गया, है ना। तो एक्स कैसे मिलेगा, तो एक्स के लिए देखो आसन्न कोणों की जो जोड़ होती है, ठीक है, मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की जोड़ कितनी होती है, 180। यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, 180। अब देखो ये पूरा कोण कितना है, 70 है, 40 और 30 70, है ना। तो 70 और x की जोड़ कितनी होगी, 180, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिख देना कारण आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण लिख देना आप, आसन्न कोण, ठीक है। चलो अब समीकरण बना है तो x बराबर 180 माइनस 70 उधर गया, माइनस 70 हो जाएगा। तो x मुझे कितना मिलेगा, x मुझे मिलेगा 0, 8 में से 7 गया 1 और 1 का 1, 110 डिग्री। x मुझे कितना मिलेगा, 110 डिग्री, यानी ये हमारा 110 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ x का मान हो गया 110 डिग्री, y का मान हो गया 40 डिग्री और z का मान हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। प्रश्न 18 मिस्टेक है थोड़ी, तो इसको हम थोड़ा सुधार देते हैं। देखो अब की बार बहुत ही स्पीड में पेपर बना है, तो इसको मैं थोड़ा सुधार देता हूँ प्रश्न को। यहाँ है 12xy और ब्रैकेट में यहाँ है 9x की घात 2 माइनस ये 26 नहीं, ये 16 है, कितना है 16, 16y की घात 2। और इसमें हमें भाग देना है, किसका भाग देना है, 4xy इंटू 3x प्लस 4y का, ठीक है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। कैसे, तो देखो यहाँ पर एक सर्व समीकरण बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या होते हैं इसके गुणनखंड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके क्या है, गुणनखंड है ना। तो यहाँ हमारे पास है 9x की घात 2, 9x की घात 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 9 किसका वर्ग है, 3 का, है ना। तो यहाँ 9 की जगह मैं 3 लिख दूँ, x लिख दूँ और फिर इन दोनों का वर्ग कर दूँ, तो मुझे ये मिलेगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3x की घात 2 और 16xy है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, है ना। 16y की घात 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4y और ऊपर घात 2। ऐसा करने से होगा क्या, इस सर्वसमीका का उपयोग होगा। तो पहले तो ये काम कर लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12xy इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ ना, 3x की घात 2 माइनस का निशान 4y की घात 2, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे क्या है, 4xy इंटू 3x प्लस 4y। सरल करेंगे इसको तो देखो यहाँ पर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, xy से xy कट गया, यानी ऊपर ये तो हट गया यहाँ से,
ऊपर बचा 3 और यहाँ सर्व समीका लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी जो अंदर संख्या है उसको एक बार जोड़ना एक बार घटाना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y और नीचे मेरे पास क्या बचा 3x प्लस 4y। ठीक है, देखो ये सब गुणे में है और जब गुणे में होते हैं तो ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। ये टर्म इससे कट गई तो उत्तर क्या बचा, ये 3 बचा और इसके पास में ये 3x माइनस 4y बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। 3 का 3 से गुणा 9x माइनस 3 का 4 से गुणा 12y, ये लास्ट उत्तर हो जाएगा इसका। बहुत सरल है ना, और बहुत बढ़िया भी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणा में ए बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये मान लो ए हो गया, फिर बी में भी मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बना दिया इंटू 5 और जब यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, यहाँ ए आना चाहिए और यहाँ पर सी कोई भी आ सकता है। तो देखो 5 का मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूँ कि मुझे वही संख्या मिले। तो देखो दो संख्या है, एक तो 5 का 0 से गुणा करोगे तो आपको 0 मिलेगा, एक आप 5 का 5 से गुणा करोगे तो आपको 25 मिलेगा। यानी जो यहाँ है वो आपको मिलेगा, जो यहाँ है वो आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं 0 से शुरुआत करता हूँ, यानी बी अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ तो 5 का 0 से गुणा करने पर मुझे क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, पहले शुरुआत 0 से करनी है ना, 0 ले लेता हूँ तो मेरा उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। लेकिन यहाँ मुझे 2 अंकों की संख्या है मिलनी चाहिए, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, है ना, तो 5 25, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी ए आ गया और 25 का मतलब यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो बी तो हमारा हो गया 0 और ए हमारा हो गया 5। ये सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो उत्तर। ठीक है, ये सीधा आंसर आ गया इसका। अब 20वां प्रश्न जो है वो अथवा में है, तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, है ना। तो जैसे देखो इन दोनों में जो सरल है वो कर लेता हूँ मैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ आयु वाला सरल होगा। ठीक है, और आयु वाला प्रश्न बनता है हर बार एग्जाम में, तो आयु वाला ही कर लेते हैं अपन। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों की वर्तमान आयु जो है हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, तो देखो इसको समझना। तो यहाँ पर हमें दोनों की आयु का अनुपात दिया है 5:7, है ना, और अनुपात को हमें बदलना पड़ेगा नंबर में। और नंबर में कैसे बदलते हैं, 5 को भी x से गुणा करो, 7 को भी x से गुणा करो, तो इन दोनों की आयु मिल जाएगी मुझे। ये अनुपात है और ये आयु हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो राहुल की आयु लिखेंगे। तो देखो यहाँ पहले राहुल है तो राहुल की आयु 5x, हारून है बाद में तो हारून की आयु 7x, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना राहुल की आयु बराबर 5x और हारून की आयु बराबर 7x। ठीक है, अब 4 साल बाद, 4 साल बाद, तो 4 साल बाद राहुल की आयु हो जाएगी 5x प्लस 4 और हारून की आयु हो जाएगी 7x प्लस 4। अब 4 साल बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, दोनों एज को जोड़ेंगे तो 56 आएगा, है ना। यानी कि 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों की आयु हो जाएगी 56। ब्रैकेट हटा दो पहले, तो ये हो गया 5x प्लस 4 और प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56। यहाँ 5x है और 7x, तो 5x और 7x कितना हो गया, 12x प्लस 4 और 4 हो गया 8 बराबर 56। 8 उधर जाएगा तो 12x बराबर 56 माइनस 8, तो 12x बराबर, देखो 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 4। ये गुणे में है, उधर जाएगा x बराबर 48/12, 12 का पहाड़ आ जाएगा तो x बराबर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो x मेरी वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे 4 मिलेगी। अब हारून की आयु देखो, हारून की आयु यहाँ पर x 5 इंटू x, तो 5 का किससे गुणा हो जाएगा, 4 से, तो 5 चौक 20 वर्ष। ठीक है, और हारून की यहाँ 7x है तो 7 का हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको है ना यहाँ इसके नीचे लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, और आपका आंसर आ जाएगा।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, ये भी अथवा में है। तो यहाँ पर देखो, एक तो आयत चित्र बनाना पड़ेगा और एक है कि इसमें हमें सीधे इनके क्या करने, उत्तर देने। तो ये वाला मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, है ना। ये वाला कैसे करना है, देखो यहाँ हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ किस मद में व्यय सबसे अधिक है, तो यहाँ पर देखो प्रतिशत किसका सबसे ज़्यादा है, 15, 10, 25, 15, 10, 5, 20, 15%। यानी किस मद में व्यय सबसे अधिक है, तो भोजन पर व्यय सबसे अधिक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा भोजन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, किस मद का व्यय परिवार की बचत के बराबर है। तो परिवार कहाँ है, परिवार कहाँ गया, किस मद का व्यय, परिवार की बचत है 15%, और 15% कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो किसके बराबर है ये, बच्चों की शिक्षा पर, है ना। तो किस मद पर, बच्चों की शिक्षा पर, अगला प्रश्न देखो, परिवार की मासिक बचत रुपए में 3000 रुपये है, तो कपड़ों, परिवहन, भोजन पर हुआ मासिक व्यय क्या होगा। अब यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इनके कैसे निकालने। देखो मासिक बचत कितनी हुई है, मासिक बचत दी हुई है 3000 रुपये। मासिक बचत हमें दी हुई है 3000 रुपये, और ये जो बचत है वो कितनी प्रतिशत है, 15%। यानी जो ये 15% है वो 3000 रुपये के बराबर है। ठीक है, 1% एक संख्या के बराबर दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें कपड़ों का, है ना, कपड़ों पर कितना खर्च हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो कपड़ों पर हो रहा है 10%, तो प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको सरल कैसे करना, ये कपड़ों का है ना, कपड़ों का व्यय आ जाएगा, वो हम ज्ञात कर रहे हैं। 3000 ऊपर रहेंगे, 3000 के सीट में है 15%, 15 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर सेकेंड लाइन में जो है वो यहाँ गुणे में 10 आ जाएगा। अब इसको सरल करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यहाँ 2 जीरो और ये तीसरा जीरो, यानी 2000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, 2000, सॉरी 3000 नहीं, 2000 रुपये। यानी कि जो कपड़ों पर मासिक व्यय हो रहा है ना, कपड़ों पर मासिक व्यय लिख देना यहाँ पे, वो कितना हो रहा है, 2000 रुपये हो रहा है। फिर उसके बाद आपको परिवहन का ज्ञात करना है। तो देखो हमें एक चीज़ ज्ञात होनी चाहिए कि 15% किसके बराबर है, 3000 के बराबर है, और मुझे क्या ज्ञात करना है, भोजन पर व्यय, परिवहन पर व्यय ज्ञात करना है। तो परिवहन का व्यय कितना है, 5%, है ना। तो यहाँ 5% आ जाएगा। यहाँ देखो 3000 ऊपर, 15 नीचे और गुणे में 5, 3000 बट्टा 15 इंटू 5, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 200 का 5 से गुणा, यानी 2 का 5 से, 5 दूनी 10, और इसमें 2 जीरो पहले से है, यानी 1000 रुपये। यानी परिवहन पर वो मासिक कितना खर्च कर रहा है, 1000 रुपये ज्ञात खर्च कर रहा है। चलो अगला प्रश्न है, हाँ, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है। तो एक ही लाइन अपने जो पकड़ी है वो पता करनी है कि भाई 15% किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। तो 15% जो है वो 3000 के बराबर है। और भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, भोजन पर खर्च हो रहा है आपके 25%, है ना। तो 25% कितना आएगा, तो यहाँ 3000 ऊपर, 15 नीचे और गुणे में 25, 15 एकम 15, 15 दूना 30। अब 200 का 25 से गुणा करो, 200 का 25 से गुणा करो, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, और कितने जीरो, 2 जीरो। 5000 रुपये जो है भोजन पर खर्च हो रहे हैं। किस पर खर्च हो रहे हैं, भोजन पर। अगला है, चलो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कपड़ों पर मासिक व्यय कितना हुआ, 2000, परिवहन पर मासिक व्यय 1000, और भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, 5000 रुपये का व्यय हुआ। यानी केवल हमें एक चीज़ दी हुई थी कि जो ये कपड़ों पर व्यय है ना, बचत पर व्यय है वो 3000 रुपया है। ठीक है, यानी 15% 3000 के बराबर है। तो 10% कितना आएगा, 2000 आएगा। 15% 3000 के बराबर है तो 5% 1000 आएगा। 15% 3000 के बराबर है तो 25% 5000 आएगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको वापस पीछे करके देखना, समझ में आएगा। प्रश्न संख्या 22 है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है तो 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर
उधार लिए गए रुपये 12,000 के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ संयोजन जो है अर्धवार्षिक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है प्रश्न के अंदर वो लिख देते हैं। तो यहाँ देखो मूलधन हमें कितना दिया हुआ है 12,000 रुपये। तो P यानी कि मूलधन हमारा हो गया 12,000 रुपये। फिर हमें दर यहाँ कितनी दी हुई है, दर यानी R है ना, R हमारी दर है। तो दर हमें दी हुई है 10%। लेकिन दर हम क्या करते हैं, अर्धवार्षिक में आधी करते हैं और समय दुगना करते हैं। तो इसको हमें आधा करना पड़ेगा, 10/2 कितना आ जाएगा 5%। तो यहाँ R यानी कि दर हमारी आ जाएगी 5%। और T यानी समय हुआ है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष का मतलब हो गया कि 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। और इसको दुगुना करना पड़ेगा यानी 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से 2 कट गया, तो 3 वर्ष जो है समय हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना है। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या है, देखो मिश्र धन का सूत्र ज्ञात करना है। देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 और घात समय। ठीक है, चलो अब हमें जो वैल्यू दी हुई उसको पुट करना है। तो P हमें कितना दिया, P यानी मूलधन हमें दिया 12,000 रुपये। फिर 1 प्लस दर हमें दी 5/100 और समय हो गया 3। पहले एलसीएम लेंगे तो 12,000 100 है ना, क्रॉस गुणा करेंगे 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105। तो ये हो गया 105/100 और घात आ जाएगी 3। अब यहाँ गुणे का निशान है तो 12,000 इंटू 105/100, कितनी बार घात है 3, तो 3 बार इसका गुणा करना अपने को है ना। तो 12,000 इंटू इसका 3 बार गुणा करना, 105 इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब पहले हम जो है 105 और 100, इसमें देखो 5 का पहाड़ा है ना। तो ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 20 बार, 5 दूनी 10 और ये 0। तो ये 21 बार कटेगा, यानी 100 बार तो 20 हो गया, फिर एक 21, फिर ये 20 बार कटेगा और ये 21 बार कटेगा, ये भी 20 बार कटेगा और ये 21 बार कटेगा। अब थोड़ा इसको सरल कर देते हैं, 12,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए है ना। अब देखो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, फिर 2 ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी अब मेरे पास फाइनल बचा क्या, फाइनल बचा 3 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21/2। ठीक है, अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 21 और 21 का वर्ग हमें पता है और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो 21 और 21 का गुणा कितना हो जाएगा 441 इंटू, यहाँ पर हमारे पास 3 है ना, 3 का 21 से गुणा, तो 21 3 63/2। अब 441 और 63 का गुणा करेंगे, तो गुणा करो, देखो 441 इंटू 63, 3 एकम 3, 4 तिया 12, हासिल का 1 12 और 1 13 गुणा 6 एकम 6, 6 चौक 24, हासिल के 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, ये हो गया 3, 6 और 2 8, 4 और 3 7 और 6 और 1 7 और ये 2। अब गुणा करने पर आया 27,783/2। तो अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देते हैं, देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 सीधा कर रहा हूँ मैं ना, और 2 तिया 6 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 1 और 9 दूनी 18 और 2 एकम 2 और पॉइंट 2 पंजे 10। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 13,892.5 रुपये। तो ये उसको लौटाने पड़ेंगे। लिए कितने उसने, लिए 12,000 रुपये है ना, लिए उसने 12,000 रुपये, और फिर उसको चुकाने कितने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे उसको 13,892.5 रुपये। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। एक मिनट रुकना, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। यहाँ देखो एक बार ही जाएगा भाग, थोड़ा करेक्ट कर लेना इसको, यहाँ एक बार जाएगा भाग है ना। ठीक है, ये आंसर सही है, 13,891.5। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न तो बहुत सरल है, उसमें आपको ग्राफ बनाना है और इसमें मैंने जो आपकी प्रश्नावली 15.3 है ना, बड़े अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है।
तो आप वो वीडियो देखना और इस प्रश्न को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। ये एक्स पर आएंगे आंकड़े सारे और ये वाई पर आएंगे। तो 1 वर्ष 2 वर्ष ये सब हमारा यहाँ आएगा, 1 2 3 4 और 5। ये आंकड़े यहाँ आएंगे ब्याज, तो 60, उसके बाद में 120, 180, 240 और 300। ठीक है, फिर हमें क्या करना, पहले एक्स अक्ष पर चलना फिर वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर कितना चलना, 60। एक्स अक्ष पर 2, वाई अक्ष पर कितना चलना, 120। एक्स अक्ष पर 3, वाई पर 180, यहाँ पर आएगा पॉइंट, 4 और 240, फिर उसके बाद में 5 और 300, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब फिर हम इन सब पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है आप मेरे जो प्रश्नावली है 15.3 उसमें बड़े पूरा ग्राफ लेकर बहुत ही सही तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, और यह आपको आता होगा, आप आसानी से कर सकते हो, इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।